वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैंने एक सीरीज चलाया है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। उस सीरीज का नाम है टॉपर सीरीज 2024। इसका उद्देश्य है कि आपको मध्य प्रदेश में टॉप कराना, मतलब जो टॉप 10 रैंक होता है ना। तो मैं चाहता हूँ मिडिल एजुकेशन का कोई ना कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश के टॉप 10 रैंक में जरूर आए। इसी सिलसिले को ध्यान रखते हुए मैंने सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज में आगे बढ़ते 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 हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 बी निर्माण उद्योग तक। अब देखो, कक्षा 10वीं के जियोग्राफी का एक चैप्टर और बचा है जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा। उसके बाद टोटल आपका एमसीक्यू खत्म। फिर किस सब्जेक्ट का स्टार्ट करना है वो बता देना, या फिर आपको जियोग्राफी के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन देखना है तो वो बता देना। मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा ही सीरीज लेकर के आऊँगा। या फिर जियोग्राफी पढ़ के बोर हो गए हो, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, मैं जरूर लेकर के आऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 मतलब बी निर्माण उद्योग में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और क्या होगा सही उत्तर। आगे बढ़ने से पहले मैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसके क्वेश्चन ऑफ द डे का सही उत्तर आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारा प्रश्न पूछा था कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की दशा, आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है। हमारे ऑप्शंस थे गुजरात, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल, खंबात की खाड़ी, कच्छ कर्ण और गंगा का डेल्टा, या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर लगाना था ऑप्शन नंबर सा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गंगा का डेल्टा। यदि आपने यही आंसर टिक किया था तो आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। एंड अब जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसके क्वेश्चन का आंसर जरूर ऐसे ही बताइएगा। इतना ही नहीं, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में 10 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 10 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अगर 7 या 7 से ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, फिर डेफिनेटली आप टॉपर बनेंगे। यदि नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट मत हो, अभी तो सीरीज स्टार्ट हुआ है भाई, अभी तो पूरे दिन बाकी हैं, देखना कैसे अपन टॉप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम फटाफट चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। लेकिन उसके पहले आप मेरे से डिफरेंट प्रकार के सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। सब जगह जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हर एक जगह अलग अलग अपडेट मिलता है। और आपके वार्षिक परीक्षा के लिए जल्द ही फेसबुक में चैनल खोलूँगा, क्योंकि यूट्यूब में सरकार एक्टिव रहती है तो अपन फेसबुक में चैनल खोलेंगे और वहाँ पर एक तगड़ा कंटेंट देंगे। आप समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, इतना ही नहीं, इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्लाइड अभी देखोगे तुरंत पीडीएफ को डाउनलोड करो। आपको सिंपल सा गूगल में सर्च करना है www.askclasses.com। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। यदि वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो कोई मसला नहीं यार, सिंपल सा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 6 का पहला प्रश्न कहता है कि विदेशी विनिमय क्या होता है। ध्यान सुनो, विदेशी मतलब सबको पता है, बच्चे को पता है कि होता है विदेश, लेकिन विनिमय का मतलब क्या होता है बेटा। विनिमय का मतलब होता है कोई चीज़ का आदान प्रदान, देना और लेना, ये कहलाता है विनिमय। जैसे प्राचीन काल में हमारा भारत देश वस्तु विनिमय था। मतलब अगर हमको गेहूं चाहिए तो हम गेहूं के बदले कोई दूसरा अनाज देके या दूसरा वस्तु दे करके उससे वो चीज़ ले लेते थे, अदला बदली करते थे यार। जैसे होता ना कि किसी को पेन चाहिए, किसी को पेंसिल चाहिए, तो ले भाई तू मेरा पेन ले ले, अपना पेंसिल दे दे, है ना। पैसे नहीं चलते थे, इस प्रकार चलता था तो कि सबका काम हो, ठीक। लेकिन 2008 के बाद वस्तु विनिमय से चीज़ें बदल करके हो गई मुद्रा विनिमय, और अब वस्तु का अदला बदली कोई करता ही नहीं है। अगर कोई बेचेगा तो उसको चाहिए पैसा, मतलब मुद्रा विनिमय, ठीक। तो वही प्रश्न पूछा है कि विदेशी विनिमय क्या है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया। मैंने आपको पहले बताया विनिमय मतलब होता है बदलना, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर फाइंड करो यार, रटो मत, रट के कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन समझोगे तो झंडे तुम ही गाड़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर कह रहा है किस राज्य में पटसन उद्योग अधिकांश हुगली नदी के तट पर संकेंद्रित है। देखो, ये तुमको एक चीज पता होगा तो इसका आंसर कर जाओगे। क्या वो चीज, क्या वो चीज ये है कि हुगली नदी कहाँ है। जिसको पता है आसानी से आंसर बता दोगे, लेकिन जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। हुगली नदी आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी बहती है। तो सिंपल से यार, हुगली नदी के तट पे है तो हुगली नदी जहाँ बहेगी वहीं आपका पटसन उद्योग रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
क्या आपने यही उत्तर सोचा था? देखो गलत सलत मत बताना यार, ईमानदारी से लिखना कि 10 में से तुम कितने नंबर पा रहे हो। और रेगुलर को वीडियो देखो, यदि वीडियो तुम स्किप करके देख रहे हो कि आज देख लिए एक क्लास दूसरी क्लास छोड़ दिए, तुम्हारा लॉस होगा बेटा, फिर मुझे मत बोलना, ठीक, कि सर यार मेरे अच्छे परसेंटेज बने। और पेपर के चक्कर में अभी मत रहो, आएगा तो मिडिल एजुकेशन देगा, नहीं आ रहा है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर कहता है कि चीनी मिलों के विनिर्माण में किस राज्य की सहकारी समितियां अधिक सफल हुई है? किस राज्य की सहकारी समिति अधिक सफल हुई किस मामले में? चीनी मिल मतलब शक्कर बनाने में। हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ तमिलनाडु पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर कहता है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की अधिकांश सांद्रता होने के कारण क्या है? ऐसा क्या रीज़न है कि छोटा नागपुर के पठार में लोहा और इस्पात अधिक मात्रा में होते हैं? हमारे ऑप्शंस कहते हैं, पहला नंबर लौह एस की कम लागत, दूसरा नंबर सस्ते श्रम की उपलब्धता, मतलब वहाँ पर जो श्रमिक मिलते हैं वो क्या सस्ते मिल जाते हैं। तीसरा नंबर कहता है घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता, मतलब वहाँ पर बेचने की क्षमता ज़्यादा है, घरेलू बाजार ज़्यादा है, ज़्यादा वहाँ पर उपभोक्ता जो ज़्यादा खरीदते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? या फिर नज़दीकी में उच्च श्रेणी तथा कच्चे माल की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि पास में ही कच्चे माल मिल जाते हैं, ज़्यादा माल ढुलाई नहीं लगता है, ठीक है, ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टिंग का खर्च नहीं आता, इसलिए वहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं। नहीं समझे? अरे ये कह रहा है कि लौह इस्पात वगैरह उद्योग जो है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र पर क्यों लगाए गए हैं, ठीक। तो इसका सिंपल से रीज़न है, तो भैया वहीं से निकलता है कच्चा माल, ठीक है, वहीं पर है खदानें, तो खदान के पास में इसलिए उद्योग लगा दिए हैं ताकि खदान जब रॉ मटेरियल आए तो उद्योग में आसानी से पहुंच जाए, ज़्यादा ढुलाई का खर्च ना लगे। अब तुम ही समझो ना यार, देखो अगर यहाँ पर अपन ना लगा करके उद्योग को और हम लगा देते यहाँ, तो यहाँ जो खुदाई भी निकलेगा वो यहाँ तक आने में पैसा नहीं लेगा, ट्रांसपोर्टिंग का खर्च, तो ट्रांसपोर्टिंग खर्च बढ़ जाएगा। हर एक चीज़ लेके आएगा, पहले गंदा मटेरियल लेके आएगा, फिर पानी लेके आएगा, फिर बिजली लेके आएगा, हर एक चीज़ लाएगा, तो भैया खर्चा बढ़ेगा, इसलिए कहीं यहीं पे लगाओ, बात खत्म। समझ गए? ये कह रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कहता है लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहे जाने के क्या कारण हैं? क्यों कहा जाता है लोहा और इस्पात को आधारभूत उद्योग? हमारे ऑप्शंस कहते हैं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, देश की औद्योगिक प्रगति इसी उद्योग पर निर्भर करती है, कई अन्य उद्योग लौह और इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं, मतलब कई छोटे मोटे उद्योग इस पर निर्भर हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चौथा नंबर देखते हैं लौह और इस्पात उद्योग अन्य उद्योग जैसे कि चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग आदि को मशीनरी प्रदान करता है। तो भैया लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योग को मशीनरी प्रदान करता है, ये कोई सही रीज़न नहीं है, तो ये होगा नहीं। अन्य उद्योग जो है इस पर आश्रित है, निर्भर है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, कोई किसी पर आश्रित नहीं है आजकल, ठीक। आगे देखते हैं, दो ऑप्शंस बचे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, देश में औद्योगिक प्रगति इसी उद्योग पर निर्भर करती है। मतलब जो हम उद्योग में अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर रहे हैं ना, वो करता है लौह और इस्पात उद्योग, और इसके यहाँ जो बने हुए सामान है विदेश में भी हम सप्लाई करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? मतलब ऐसे कौन से उद्योग हैं जहां पर चूना पत्थर को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है? तो ऐसा भैया सीमेंट उद्योग, जहां सीमेंट बनता है वहां चूना पत्थर लगता है, क्योंकि चूने से ही सीमेंट बनता है बेटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट छठवां नंबर कहता है एल्यूमिनियम प्रगलन के संयंत्र कहाँ स्थित है? मतलब एल्यूमिनियम कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शंस दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, गुड़गांव या गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे अधिक उड़ीसा राज्य पे स्थित हैं। आगे देखते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो कुछ ये क्यूट से बच्चे और बच्चियाँ हैं आपको कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। चलिए जी फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बनिक रसायन में कौन सा तत्व शामिल है जो कृत्रिम वर्षा, रबर, प्लास्टिक दवाइयाँ आदि बनाने के काम में आती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले
हमारा प्रश्न समझो, कार्बनिक रसायन में कौन सा तत्व शामिल है जो कृत्रिम समझ रहे हो, जो मनुष्य बनाता है, रबर, प्लास्टिक और दवाई बनाने के काम आती हैं, वो कौन सा उद्योग है, पूछा गया है। क्या सल्फर है, पेट्रोलियम है, पेट्रो है या फिर नाइट्रोजन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर से पेट्रो रसायन हो जाएगा। जहाँ पर ये प्रकार के उद्योग है, ये वस्तु बनती है, उसे हम पेट्रो उद्योग या पेट्रो रसायन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8वां नंबर कहता है वायु प्रदूषण का कारण क्या है? ऐसा कौन सा रीजन है जिसके थ्रू वायु प्रदूषण होता है? पहला नंबर कहता है औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषण, इससे वायु प्रदूषण कभी नहीं होगा, इससे होता है जल प्रदूषण। ठीक है। सेकंड नंबर, उद्योग द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन, यही रीज़न है कि उद्योग में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है और फिर जाकर के होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का तो नाम सुने होगे ना, इसी कारण से अम्लीय वर्षा होता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें घुली होती है। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9वां नंबर। 9वां नंबर कहता है ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? हमारा ऑप्शंस कहता है सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, मतलब यदि गाना अधिक जोर से बजता है तो क्या सुन नहीं पाओगे तुम? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर सही बात है। और सेकंड देखते हैं, हृदय गति एवं रक्तचाप बढ़ जाती है। थर्ड नंबर, औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषण, औद्योगिक कचरे तो जल हो जाएगा, तो ये खत्म है, वायु प्रदूषण पूछा लेकिन जल हो जाएगा। पेपर, रासायनिक, वस्त्र उद्योग द्वारा प्रदूषण, ये भी आपका मृदा प्रदूषण कहलाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 बचे हैं हमारे ऑप्शंस, सुनने की क्षमता प्रभावित होती या हृदय गति रक्तचाप बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, लेकिन मैं बेटा बताता हूँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है अकॉर्डिंग टू ए। इसलिए परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, क्योंकि इससे हृदय की गति और रक्तचाप बढ़ जाती जब बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर, जो कि अंतिम प्रश्न है। फिर इसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करूँगा क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। 10वां नंबर कहता है भारत में पर्यटन का कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन का राजस्व करता है? मतलब ये कह रहा है कितना पैसा राजस्व में आता है जो पर्यटन विभाग से संबंधित है। नहीं समझे? अरे ये कह रहा है सिंपल सा कि विदेश से जो लोग घूमने आते हैं ना, तो विदेश से लोग घूमने आएंगे तो भाई विदेशी पैसा ला के देंगे हमारे भारत देश में, है ना? तब ना उनका पैसा रख के हम अपना पैसा देंगे कि लो ये चलाना हमारे भारत देश में। तो कितने प्रतिशत पैसा बाहर से आता है, दूसरे देश से आता है? घूमने कहीं जाओ तो आता है, जैसे हम ही कहीं घूमने गए, जैसे हम ही जम्मू कश्मीर घूमने गए, तो हमारे घूमने जो खर्च लगेगा तो वहाँ के सरकार को तो पे तो करेंगे अपन पैसा, है ना? तो वही पूछा कितने प्रतिशत होता है, तो इसका सही आंसर लगाना है कि जितना भी जीडीपी होता है उसका 40% जो होता है वो आपके पर्यटन से आता है, मतलब घुमाया जाता है। इसलिए सरकार अच्छे सौंदर्य प्राकृतिक वाली चीज़ को पर्यटन में कन्वर्ट करता है। घूमने जाओगे तो लगेगा टैक्स। मैं अभी हाल ही में ताजमहल देखने गया था, ताजमहल देखने गया तो बाहर 10 रुपये 20 रुपये टिकट लगा था, फिर अंदर ताजमहल के अंदर का 50 रुपये टिकट। और वो टिकट ऐसे नहीं, सीधे फ़ोन पे से स्कैन करो और भारत सरकार के खाते में पैसा जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा था। तो भैया इसका सही आंसर लगाना है आपको 40%। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय उठाया जा सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं, प्रदूषित जल को नदी में ना बहाएं। सेकंड नंबर, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए। थर्ड नंबर, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ नंबर, ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि उत्पन्न करे। और मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे वीडियो का एंड। पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।